हाँ ठीक है। चलो देखो आज का टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र देखो क्या चीज़ है, इसी का यूज आगे होगा और आगे इसी को हमको पढ़ना है, तो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। जो कल गोली संधारित्र पढ़े थे वो सब आगे गायब हो जाएंगे, यही रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र, इसी पे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो इसको ध्यान से देखो। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें ली जाती हैं और दोनों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, और उसमें एक कंडीशन होती है, ठीक है ना। एक नहीं दो तीन कंडीशन होती है, तो देखो कौन कौन सी होगी। पहले मैं दो प्लेटें बना रहा हूँ, एक प्लेट ये है हमारे पास और एक प्लेट इधर है। ठीक है ना, ये दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, डी होती है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ए, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी होनी चाहिए, जो कि बहुत न्यूनतम होती है। कारण भी मैं समझाऊंगा न्यूनतम क्यों होती है। ये क्या होती है, न्यूनतम होती है। और दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है ना। दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, हाँ। पहली कंडीशन क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी ये क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन क्या है, अब देखो अगर ये संधारित्र है, आवेश खाएगा, आवेश का भूखा रहेगा। संधारित्र का काम ही यही है, आवेश को खाना, अपने अंदर आवेश को भरना। तो ये अपने अंदर आवेश भरेगा तो आवेश इस प्लेट पे जाएंगे और इस प्लेट पे जाएंगे। अगर इस प्लेट पे धनात्मक आवेश आ रहे हैं, कैसे आवेश आ रहे हैं, धनात्मक आवेश, और ये धनात्मक आवेश मान लेते हैं कितना है, प्लस क्यू, कितना है, प्लस क्यू। तो जितना इस पे धनात्मक आवेश है ना, उतना ही इस पे भी बस ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। परिमाण दोनों का सेम होना चाहिए, बस प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि अगर इस पे प्लस क्यू आवेश दिए हो तो इस पे माइनस क्यू देना होगा, ठीक है ना। परिमाण हो, ये बस चिन्ह क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, ऐसे इस पे माइनस आवेश रहेगा, ठीक है ना। जितना इस पे प्लस क्यू रहेगा उतना इस पे माइनस क्यू रहेगा। आई बात समझ में। तो दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होना चाहिए और उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग, ठीक है ना। दोनों प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, परंतु प्रकृति भिन्न होनी चाहिए।
प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया ना? ये 3 पॉइंट अगर होता है तभी हम समांतर, एक अच्छा समांतर प्लेट संधारित्र बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी समांतर प्लेट संधारित्र की हमको धारिता निकालना होगा। ठीक है ना? इसी समांतर प्लेट संधारित्र की हम क्या निकालेंगे? धारिता। पूरी कंप्लीट हेडिंग करता हूँ, अभी अधूरी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता सही लिखा हूँ ना? हाँ, अच्छा, की लिखना भूल गया। लो यहीं झीन के लिख दे रहा हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालना है? धारिता। तो धारिता निकालने का जो फार्मूला है, अगर इसकी संधारित्र की धारिता अगर हम C मान लें तो C बराबर होता क्या है? तो अगर हमको इसकी धारिता निकालना है तो हमको आवेश पता होना चाहिए, और आवेश हमको पता है Q है। बस प्रकृति क्या है? अलग अलग। V नहीं पता है। V है क्या यहाँ पे? विभवांतर। क्या है? इसको तुम डेल्टा V भी बोल सकते हो। बस यहाँ पे V इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम लोग गोला लिए थे पीछे, तो गोले पे आवेश को कहाँ से लेके आ रहे थे? अनंत से लेके आ रहे थे। ठीक है ना? उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि इसी में से लेके आके यहाँ रख रहे हैं, पता नहीं ना था। तो जो अनंत से ला रहे थे तो अनंत का विभव 0 मान लिया जाता है, तो विभवांतर विभव के बराबर हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे तो हम डेल्टा V ही लेके चलेंगे और उसको निकालेंगे भी। देखना ध्यान से कैसे। जैसे सोचो कि इस पे प्लस Q आवेश और इस पे माइनस Q आवेश कहाँ से आया होगा? माइनस आवेश कब आता है? जब किसी भी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धनात्मक। और जिस पे जाते हैं उस पर ऋणात्मक। इसका मतलब जरूर इस पे से निकल के इस पे आए होंगे। उसका ये लिया होगा तो इस पे माइनस आवेश आ गया, और वो दिया है तो उस पर कौन सा आवेश आया? प्लस आवेश। तो अब हमको धारिता निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा? विभवांतर। यहाँ पे विभवांतर निकालने के लिए हम डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं जानते हैं। जैसे कल गोला में लिया था तो गोले के लिए डायरेक्ट मुझे पता था KQ बटे गोले की त्रिज्या R। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लेटें हैं इनके कारण विभव निकालना नहीं सिखाया गया होगा। ठीक है ना? इनका कोई विभव विभवांतर वाले चैप्टर में है ही नहीं कोई टॉपिक, ये किसी प्लेट का हम लोग विभव निकाल के रखे हैं। ठीक है ना? तो इसका निकालने का तरीका ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं निकलवाया गया, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट विभवांतर नहीं निकाल सकते। तो हमको पहले निकालना होगा विद्युत क्षेत्र। जैसे मैं मान लेता हूँ इन दोनों प्लेटों के बीच ये कोई पॉइंट है। ठीक है ना? इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, और इस पॉइंट पे अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो कितना आएगा? क्योंकि गाउस के प्रमेय में तुम लोगों को सिखाया गया होगा कि अनंत लंबाई की आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर शायद सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता था। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट था, यही ना था? अब इसमें देखो, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया। मैं शुरू में बोला हूँ कि D न्यूनतम क्यों होता है, पहले इसको समझ लो, फिर मैं इस पे आ रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालेंगे P पे, पहले D सोचो न्यूनतम क्यों होता है। D न्यूनतम इसलिए होता है ताकि D की तुलना में इस चादर की जो लंबाई है, इस प्लेट की जो लंबाई है, वो अनंत हो जाए। वो क्या हो जाए? अनंत। अगर ये पास पास रहेंगी तो ये इस लंबाई की तुलना में बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी। जैसे अगर ये बोर्ड सामने दिख रहा है ना, अगर मैं इसको वहाँ से पीछे से जाके देखूँ तो मैं पूरा बोर्ड देख लूँगा एक बार में। लेकिन अगर मैं इसी को एकदम पास जाके यहाँ से देखूँ तो मैं इधर भी पूरा बोर्ड फिर घुमा के नहीं देख पाऊँगा, मुझे पूरा बोर्ड नहीं दिखेगा एकदम पास से देखूँगा तो इसका मतलब अगर मैं पास से देख रहा हूँ तो मेरे लिए बोर्ड की लंबाई का कोई अता पता नहीं है, इनफाइनाइट लगेगा। जब अंत नहीं देख पाओगे कहाँ ख़त्म हो रहा है तो इनफाइनाइट ही हुआ ना। तो इसीलिए इसकी तुलना में ये अनंत लंबाई की तरह काम करती है। समझ में आई बात? पास पास होती है। अब देखो P निकालना है, P पे E निकालना है। तो अगर धनात्मक प्लेट के कारण देखा जाए तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? प्लस आवेश के कारण विपरीत दिशा में होती है और माइनस आवेश के कारण उसकी ओर होती है। तो प्लस ये है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, E प्लस Q, कैपिटल Q है ना, और माइनस वाले के कारण B इधर ही होगा, E माइनस Q। तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गया।
तो दोनों जोड़ लेते हैं। अच्छा, अगर हम E प्लस क्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा? धनात्मक प्लेट के कारण P पर विद्युत क्षेत्र अगर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? E प्लस क्यू बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दूरी दूरी इसका मतलब है नहीं होता है, ठीक है ना। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ दिखा देते हैं, जहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, अर्थात सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। सिग्मा बराबर क्या होता है? इसको भी मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी रख के फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। अब हमने धनात्मक प्लेट के कारण तो P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्यों निकाल रहा हूँ अभी समझ में आएगा तुम लोगों को। हमको विभवांतर निकालना है ना, तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध पढ़ाया गया होगा, उसी का यूज करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा तभी ना विभवांतर निकलेगा, तो इसीलिए मैं पहले विद्युत क्षेत्र ही निकाल रहा हूँ। ये धनात्मक प्लेट के कारण आ गया। अब किसके कारण निकालेंगे? ऋणात्मक प्लेट के कारण। ऋणात्मक प्लेट के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। ऋणात्मक प्लेट के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो उसको क्या लिखेंगे? E माइनस क्यू बराबर, फार्मूला वही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्षेत्रफल अगर बराबर है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या होगा? बराबर ही होगा। समीकरण नंबर 3। अब P पर अगर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, P पर कुल विद्युत क्षेत्र अगर निकालना चाहें तो लिखेंगे E बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। अब क्यों जोड़ा? ये तो सदिश राशि है, घट भी सकता था, तो जोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए जुड़ रहा है। अगर विपरीत में रहता तो घट जाता। तो E बराबर समीकरण 1 से E प्लस क्यू कितना है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये भी वही है, तो E बराबर आ जाएगा, देखो दोनों सेम है, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अट्ठाई, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और E बराबर अगर हम सिग्मा का मान यहाँ से रख दें Q बाई ए, और ये एप्सिलॉन नॉट उतार लेंगे। समीकरण नंबर, हमको विद्युत क्षेत्र थोड़ी निकालना है, हमको धारिता निकालने के लिए विभवांतर निकालना है। तो अब चूंकि तुम लोगों को जनाया गया है बहुत पहले से, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हो? डेल्टा V बराबर होता है E डेल्टा R, होता है कि नहीं? ये हाँ, तो V बराबर E इंटू R लिख सकते हो। वैसे विभव प्रवणता का नाम सुने हो ना? वो है, ठीक है ना। विभव प्रवणता पढ़ाने के बाद विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध निकाला गया था, तो E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा R आया था, वहीं से फार्मूला बना है, ठीक है ना। तो डेल्टा V बराबर E का मान याद रखेंगे Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा R, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। तो यहाँ से डेल्टा V बराबर आ गया Q D अपान ए एप्सिलॉन नॉट। हमको ये थोड़ी निकालना, हमको तो धारिता निकालनी है। तो विभव आ गया तो यहाँ से थोड़ा सा फायदा हो गया, अब निकल जाएगा। अब चूंकि C बराबर क्या होता है? C बराबर Q बटे V डेल्टा, तो C बराबर Q बटे डेल्टा V का मान यहाँ से रख दो, Q D अपान ए एप्सिलॉन नॉट।
क्यू से क्यू कट जाएगा, सी बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे, यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। बोलो समझ में आया? अब मैं एक चीज़ और बोला था, निर्भरता कल बताया था कि जो धारिता होती है वो विमाओं पर निर्भर करती है और वो उस पर माध्यम पर निर्भर करती है, लेकिन V और Q पे निर्भर नहीं करते। अब ये भी फार्मूला आया तो इसमें कहीं Q बचा है, V बचा है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट से समझ में आ रहा होगा कि माध्यम चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो माध्यम पे निर्भर करेगी। और A और D बीमाएँ हैं, ये क्षेत्रफल है और ये दूरी है, बीमा है ना ये सब, तो बीमा और यहाँ पे माध्यम की प्रकृति आ रही है, दोनों उसी पे निर्भर कर रहा है C। ठीक है, तो C निकल गया। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। पूरे डेरिवेशन में अगर कहीं दिक्कत हो, बहुत सिंपल है, ये चीज़ अलग से कहीं लिखना, ठीक है ना, ये अलग से कहीं लिखना, या वहीं भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं रहेगा, बाकी डेरिवेशन तो वहीं से किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। अब देखो हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालेंगे। संधारित्र में क्या निकालेंगे? संचित ऊर्जा। तो चलते हैं आगे, जब ये समझ में आ गया पूरा तो। संधारित्र में संचित ऊर्जा, और इसमें पहला संधारित्र हमारा रहेगा गोलीय संधारित्र। कौन रहेगा? गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा हम लोग निकालेंगे, बड़ी मात्रा, ठीक है। अब गोलीय संधारित्र कल पढ़ाया था कुमनिक से, उसी गोलीय संधारित्र में हमको क्या निकालना है? संचित ऊर्जा। डेरिवेशन समझे रहोगे ना, सवाल लगाने में खूब मज़ा आता है, नहीं ध्यान दोगे इस पर तो सवाल नहीं लगेगा। दोबारा पढ़ रहे हो जो लोग, उनके लिए तो आसान होगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वही ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो ध्यान दो अच्छे से। गोलीय संधारित्र एक लेते हैं। गोलीय संधारित्र का मतलब का ओरिजिनल संधारित्र यहाँ आ जाएगा, बेटे गोला बना लो, हो गया गोलीय संधारित्र, यही नहीं कर सकते हो, ये हो गया गोलीय संधारित्र। बेटे गोला है, चालक गोला है। कैसा गोला है? चालक गोला, ठीक है, ये चालक गोला है। अगर ये संधारित्र है, आवेश लेगा, कोई देगा इसको, ठीक है ना। तो अगर इसकी त्रिज्या पहले दिखा लेते हैं, त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। जब टाइम 0 रहा होगा, t बराबर क्या रहा होगा? 0, तो टाइम 0 रहा होगा तो इस पर आवेश भी अभी कुछ नहीं आया होगा, अभी समय एकदम शुरू नहीं हुआ है तो आवेश नहीं पाया होगा, तो Q बराबर क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? V बराबर क्या होगा? आवेश समय नहीं आया तो विभव कहाँ से उत्पन्न होगा? ये भी 0। बताओ धारिता कितनी होगी? धारिता C ही रहेगी, अगर इसकी धारिता हम लोग C मान के चल रहे हैं तब, क्योंकि Q जवन मन तवन रहे, धारिता पे जब उस पर निर्भर ही नहीं करते तो ये थोड़ी बदल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग गया होगा कि धारिता 0 होगी जब सब 0 है तो, लेकिन धारिता 0 नहीं हो सकती है, ठीक है ना। जैसे अगर तुम 5 रोटी खाने की कैपेसिटी रखते हो तो क्या 5 रोटी नहीं मिलेगा तो नहीं खा पाओगे? अगर देगा कोई तो खा सकते हो ना। तो रोटी नहीं मिलने से कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, वो तो उतनी ही रहेगी। तो उसी तरह इस पर आवेश नहीं दिया गया तो विभव 0 है, आवेश 0 है, समय 0 है, लेकिन धारिता तो उतनी है, इसके पास कैपेसिटी तो उतनी रहेगी। जब दोगे तो खाएगा ना उतना जितना खा सकता था। अब कुछ टाइम बाद इसको आवेश दिया गया, कुछ टाइम बाद क्या दिया गया? आवेश। पहला आवेश दोगे तो काम करना पड़ेगा, तन को मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि कौनो इसको विरोध करने के लिए है ही नहीं, देख रख दो चले जाओ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब दूसरा धनात्मक आवेश लेके आओगे, ये आने देना चाहेगा? तो जब इसको लेके आओगे, ये पहले से यहाँ रहेगा तो तुमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षण करेगा,
करेगा कि नहीं? तुमको इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तभी इसको यहाँ पे ला सकते हो। तो ऐसे करते करते कुछ आवेश लिया गया, मान लो इतना धनात्मक आवेश लिया गया, ये अभी इतना जो धनात्मक आवेश तुमको दिख रहा है ये अभी मान लेते हैं स्मॉल क्यू है। कितना है? स्मॉल क्यू आवेश। कुछ टाइम बाद टी बराबर टी टाइम बाद पूरे गोले पे क्यू बराबर तनी से आवेश आ चुका है स्मॉल क्यू। जब आवेश आ चुका है तो विभव भी कुछ ना कुछ हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही आवेश आता है तो विभव उत्पन्न हो जाता है। कितना हो गया? क्यू बाई सी। अच्छी बात है, सबको पता है। देखो सी बराबर क्यू बाई वी, तो वी बराबर क्यू बाई सी होगा कि नहीं? छोटा क्यू बाई सी, क्योंकि यहाँ छोटा क्यू आवेश आया है। धारिता कितनी होगी? धारिता कोनो प्रभाव पड़ी? ये जौन मन तवन हो जाए, इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा नहीं होगी। हम इसको ले जाके कहीं माध्यम में दूसरे थोड़ी रख रहे हैं, या इसकी त्रिज्या थोड़ी बढ़ा दे रहे हैं कि इसकी धारिता बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो अब टाइम बीतते बीतते पूरा टाइम खत्म, तो हम उस टाइम को क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट। तो जब टाइम पूरा खत्म हो गया तो कुल आवेश जितना ही खा सकता था उतना इसको खिला दिया गया, अब आवेश नहीं खा सकता, कैपेसिटी इसकी खत्म। तो टोटल कुल आवेश इसको कितना खिलाया गया है? मतलब टी बराबर इनफाइनाइट पे क्यू बराबर पूरा क्यू हो चुका है, पूरा जितना खा सकता था उतना खा चुका है, अब नहीं खा सकता। तो V बराबर बड़का क्यू बाई सी हो जाएगा, होगा कि नहीं? धारिता कितनी रह जाएगी? धारिता में कौनो परिवर्तन नहीं, जितनी थी उतनी की उतनी पड़ी रहेगी कि नहीं? तो हमने इसमें 3 स्थितियां बना के रखा है। पहला, जब एकदम शुरू ही नहीं किया गया था आवेश देना, तब भी धारिता सी थी, इक्वल 0 था, ऐसे कौनो लेना देना है। लेकिन जब इतना आवेश इसको दे दिया गया, फिर एक तनी से आवेश लेके आओगे डी क्यू आवेश, तो तुमको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर ऊर्जा निकालनी है तो पहले कार्य ही निकालना पड़ता है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अगर मुझे पता है कि आवेश लाने में मुझे कार्य करना पड़ रहा है तो मैं निकालूंगा, तब न ऊर्जा पता चलेगी। तो सीधी सी बात है, जब ये वाली स्थिति आ चुकी रहेगी तो कोई छोटा सा आवेश लेके आओगे तो ये इतना जो बैठे हैं पहले से वो आने देंगे, तो उनके विरुद्ध तुमको कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य निकालेंगे। तो तनी से आवेश लाने में कार्य पता चल जाएगा, तो फिर गणित में चलेंगे और समाकलन करेंगे और आ जाएगा कुल कार्य। तनी से कोनो चीज़ पता है उसका समाकलन कर दो तो कुल कार्य आ जाता है कि नहीं? 11 में खूब अच्छे से समाकलन पढ़े हो, कोई नहीं बोल सकता कि समाकलन हमको नहीं आता। 12 में भले मैथ में है, लेकिन 11 में भी है। 11 में इसीलिए दिया है ताकि डेरिवेशन कर सको जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो उसको पढ़ना जरूरी होता है, और ज़्यादातर लोग पढ़ाते ही नहीं उसको, तो ये पता चलता है डेरिवेशन लग ही नहीं रहा है, किसी समझे में नहीं आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब हम लोग लिखेंगे अल्प आवेश डी क्यू। जब छोटी सी बात करते हैं तो आगे क्या लगा देते हैं? डी क्यू। जब ये वाली स्थिति थी तो इस पे हम एक छोटा सा आवेश डी क्यू लाने का प्रयास करते हैं। कैसा आवेश? डी क्यू। तो अल्प आवेश डी क्यू लाने में किया गया कार्य जब ये वाली स्थिति है। कौन सी वाली? ये वाली। जब T बराबर T है, Q बराबर Q है, छोटका Q, और V बराबर है Q बाई C, और धारिता कितनी है? तब हम लेके आ रहे हैं डी क्यू को। समझ में आई बात? तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? नहीं, यहाँ बल वल नहीं लग रहा है, बल वल लग भी रहा है तो हम लोग उससे मतलब नहीं है। V बराबर होता है W/Q, होता है ना, पढ़े हो? यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा? अब VQ वाला ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि V हमको पता है इसके पृष्ठ पे विभव कितना होगा, KQ/R। V निकाल लोगे ना आराम से। तो चलो, तो W बराबर हमको पता है V इंटू क्या होगा? Q। लेकिन तनिक सोचो,
क्यू नहीं ला रहे हो, क्या ला रहे हो? तनी से आवेश लेके आ रहे हो, तो कार्य भी तनी से ही करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी क्यू। तो अगर और वाई कार्य निकालने किया गया, कौन सा कार्य निकालना है? बाहर से हमको कार्य करना पड़ रहा है ना, वाई कार्य निकालना है। कौन सा कार्य निकालना है? वाई कार्य। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर से किया गया कार्य, ठीक है ना? तो ये इतना आ गया, ठीक है, समीकरण नंबर 1। चाहो तो v का मान रख लो, चाहो तो लास्ट में रखना। चलो v का मान निकाल लेते हैं। v का मान कितना होगा? के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर, ये ना होगा। v बराबर होगा, चूंकि v बराबर के क्यू बटे आर, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू आ जाएगा के क्यू बटे कैपिटल आर इंटू डी क्यू। इसी को बनाते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना? हाँ, क्या आएगा? वाई सी किसके बराबर? क्यू बाई सी वहाँ से आएगा, और गोले की पृष्ठ पे विभव का सूत्र ये प्रूफ करवाया गया, वो वाला यूज करना है। अगर क्यू बाई सी लिख लोगी तो धारिता तो यही आ गई, और धारिता हमको निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है? ऊर्जा निकालना। वो वहाँ से निकाल सकते हैं v बराबर क्यू बाई सी, लेकिन हमको यहाँ पे उसका यूज नहीं करना है, ठीक है ना? हमको यहाँ पे किसका यूज करना है? इस वाले फार्मूले का। ये पीछे प्रूफ करवाया गया है विभव विभवांतर वाले चैप्टर में। हाँ हाँ, ये छोटा वाला क्यू है। अब देखो, अब हम ये वाली स्थिति में आएंगे। गोले पे कुल कैपिटल क्यू आवेश लाने में किया गया कार्य। गोले पर कुल कैपिटल क्यू आवेश लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल वाय कार्य। कौन सा कार्य? वाय कार्य। डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर तनी से जौन किए थे उसी का क्या कर लोगे? समाकलन डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। और लिमिट भी लगेगी, आवेश ला रहे हो ना। शुरू में कितना था? 0, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? तो 0 से क्यों लिमिट लग जाएगी समीकरण 1 से। मान रख दो, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से क्यू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये रहा, के क्यू बटे कैपिटल आर इंटू डी क्यू। तो के बटे आर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, के बटे आर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 0 से क्यू, क्यू इंटू डी क्यू, है ना आएगा? हाँ आ रहे हैं। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर के बाई आर, यहाँ फार्मूला पावर 1 है तो पावर में 1 जोड़ते हैं और वही पावर नीचे लिख लेते हैं। तो क्यू में पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, वही पावर नीचे लिख लेंगे, और 0 से क्यू लिमिट है, इसको लगा लेंगे, ठीक है? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर के बटे आर, अपर लिमिट कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट रख दिए, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर बाई क्या आएगा? 2, लोअर लिमिट 0 ही है ना, लेकर काम तो ख़त्म। ये बचा है डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू, ये 1/2 आगे कर लेता हूँ मैं, के क्यू स्क्वायर बटे आर। के का मान क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू आ गया क्यू स्क्वायर बटे, इसका जब 4 एप्सिलॉन नॉट नीचे लिखोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल आ गया, ये क्या आ गया? डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, होगा कि नहीं?
तो लिखेंगे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है ना। इसको ऐसे भी बताया गया होगा, इसमें लिमिट उमिट हाँ उसी पे जा रहा हूँ, इसमें माइनस गड़बड़ कर रहा है, कहीं माइनस देखो छूटा है का। लिमिट 0 से क्यों लिया गया है, हाँ माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल रहेगा कैसे, थोड़ा देखो तो पहले वाले डेरिवेशन में क्या लिया गया है, क्यू बाई सी लेके किया हूँ, आ गया है पूरा। क्यू बाई सी पे ही लगाया हूँ, बस इतना बताओ, देखो क्यू बाई सी पे ही लगाया हूँ, चलो उसी पे लगा देते हैं तो। और माइनस आया है, हाँ नहीं ये भी सही है, ये भी फार्मूला होता है। चूंकि v बराबर क्या होता है, Q बाई सी, v बराबर क्या होता है, Q बाई सी। यहाँ रख लो तो d डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर Q बाई सी डी क्यू आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, कैपिटल Q आवेश को, प्लस ही है ना, आगे कुछ नहीं है तो प्लस ही होता है, कैपिटल Q आवेश को गोले पर लाने में किया गया कुल कार्य, ये जो मैं प्रूफ किया था उससे भी हो जाता, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर जो होता है उसको सी ही तो कहते हैं, नीचे में आया था तो सी लिखोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, मैं बोला ना कि ये चीज़ भी सही है, बाकी ऐसे ही कर लो। अब इसके सहारे मैं उसको ला दूंगा, तो कुल कार्य डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से Q और डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से Q, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल ये रहा Q बाई सी डी क्यू, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू 1 बाई सी बाहर आ जाएगा, और Q डी क्यू का करेंगे तो कितना आएगा, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से Q, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू आ गया 1 बाई सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, यही बचेगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू ये 1 बाई 2 आगे निकाल लेते हैं, और Q स्क्वायर बाई सी इधर लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल आया, ठीक है, ये क्या आया, डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब थोड़ा देखो उसमें माइनस अपने से आया कि माइनस हटा दिया गया है, कहाँ पे लगाया है, उधर माइनस नहीं ना आया है कहीं, इसमें ठीक है। तुम लोगों को जब डब्ल्यू एक्सटर्नल के बारे में बताया गया होगा तो उसमें बताया गया था कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह माइनस संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ये बताया गया था। ठीक है ना, और डायरेक्ट बराबर होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल के, माइनस इसमें होता है डब्ल्यू संरक्षी बल। ठीक है ना, तो डेल्टा यू को क्या लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कैपिटल यू है,
इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल ये आया 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हम आवेश को इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो प्रारंभ में आवेश इस पे था ही नहीं, तो कहाँ रहा होगा, अनंत पे, और अनंत पे जब आवेश है तो वहाँ की ऊर्जा को हम क्या मानेंगे, तो ये खत्म। तो यू एफ बराबर, यू एफ को अब यू लिख देंगे, बराबर आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। एक फार्मूला आया। अभी जो मैं मिटाया हूँ वो भी यही चीज़ थी, देखो इसी को लिखोगे, u बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2 इंटू सी का मान होता है गोली संधारित्र के लिए 4πε0 इंटू आर। तो 4πε0 इंटू आर लिखोगे तो 4 दूनी 8 पाई ε0 इंटू आर आएगा कि नहीं। अभी यही सिद्ध हुआ था ना, हुआ था ना। तो डायरेक्ट यहाँ भी चेंज कर सकते थे, बाकी तुम लोगों का सुन के मैं यहाँ पे ध्यान दिया ही नहीं हूँ, वापस फिर से कर दिया। तो ये आ गया। अब देखो इसी को थोड़ा अलग अलग तरीके से बदल सकते हो, जैसे C बराबर क्या होता है, Q बाई वी। C बराबर क्या लिखोगे, Q अपान V। अब जब यहाँ पे रखोगे तो आएगा U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C की जगह Q बटे V, एक Q से एक Q कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 V, ऊपर जाएगा एक Q बचा है और एक ये नीचे वाला V चला गया। एक फार्मूला ये आ गया 1/2 क्यू इंटू वी। और Q बराबर अगर फार्मूला रख लो तो Q बराबर क्या होता है, सी बी। यहाँ से अगर Q बराबर निकाला जाए तो क्या आएगा, सी बी। Q बराबर क्या आएगा, सी वी, यही रख लो Q बराबर सी वी। तो U बराबर आ जाएगा 1/2, Q की जगह रखोगे सी वी तो वी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए ये भी फार्मूला है, अलग अलग टाइप से देता है। अगर Q और C दे रखा है तो इसका यूज कर लो, Q और V दे रखा है तो इसका यूज कर लो, और C और V दे रखा है तो इसका यूज कर लो, ठीक है ना। तो ये फार्मूले हैं सब, ये सब याद होने चाहिए, कल मैं पूछूंगा, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।